हाँ डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर। बड़ी बेसिक बेसिक बातें, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, ओके वो पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो कहने का मीनिंग ये है कि आज का जो लेक्चर है इसमें सारे हम बेसिक पॉइंट्स पढ़ेंगे, और अगर आपने पढ़ा होगा बेसिक पॉइंट तो आपको ये लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं। ओके चलिए ध्यान से देखिएगा। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं हम? ध्यान से देखिए बेटा, ये है एटम। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अराउंड में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। यस सर, ये तो पता है। ओके, तो ध्यान से देखिए, जो प्रोटॉन की संख्या होती है या फिर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे कहते हैं हम एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखिएगा, the number of proton or electron, okay, the number of proton or electron present in an atom called as atomic number. It is represented by capital Z. ये तो आपको पता है। ओके, यानी जितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटम के अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is equal to the number of proton. Yes sir. ओके, लेकिन ध्यान से देखिए, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर Na लिखा हूँ, यस सर, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन हो सकते हैं। ओके, मैग्नीशियम, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन होंगे। लेकिन अगर मैं आयन की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? आयन। देखिए, इन केस ऑफ आयन, आयन के केस में, ओके, देखिए आयन के केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, इन केस ऑफ आयन द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, देखिए इन केस ऑफ आयन, डेफिनेशन क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन आयन कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z। जैसा यहाँ लिखे बेटा हमने Cl, ये नेगेटिव। ओके, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास में? 18। ओके, लेकिन प्रोटॉन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें प्रोटॉन सिर्फ कितने हैं? 17। कितने प्रोटॉन हैं? 17 प्रोटॉन है सर इसके पास। यस सर। Na पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन ध्यान से देखिएगा, प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 11 प्रोटॉन। यस सर, कितने? 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। ये बड़ी बेसिक बेसिक बातें। ओके चलिए, तो एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ गया? यस सर। ओके, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Z से। ओके, इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन, अच्छा एटॉमिक मास नंबर क्या रहेगा? सम ऑफ, ओके, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास नंबर। ओके, ध्यान से देखिएगा, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम या फिर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम कॉल्ड एज एटॉमिक मास नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। यस, तो ध्यान से देखिएगा, कैपिटल A इज इक्वल टू P पॉजिटिव प्लस N 0, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता, प्रोटॉन पर पॉजिटिव रहता और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। ओके चलिए, तो आई होप यहाँ तक के समझ गया। इसके बाद देखिए न्यूट्रॉन नंबर, कौन सा? न्यूट्रॉन नंबर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। यस सर। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, जितने न्यूट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रॉन नंबर। सो द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम, देखिए द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट in nucleus of atom called as neutron number. It is represented by capital N.
सो बेटा आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या, A इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या था, एटॉमिक नंबर Z, और टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या था, न्यूट्रॉन नंबर। यस सर, सो A इज इक्वल टू Z प्लस N। सो N इज इक्वल टू क्या रहेगा, A में से आप Z माइनस कर दीजिए, प्रोटॉन देखिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो यहाँ से मैं प्रोटॉन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर। यस सर, और यहाँ पर Z इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो A माइनस N। ओके, A बोले तो क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वहां से हमने न्यूट्रॉन निकाल लिए। यस सर, ओके चलिए, तो यहाँ तक क्या आप समझ गए होंगे। यस सर, इसके बाद देखिए, हाँ आइसोटोप्स, आइसोबार, ओके वो चीजें बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या मान लीजिए हमने कोई एक एटम लिखे हैं, मान लीजिए सोडियम लिखे, तो ये जो नीचे लिखा जाता है लेफ्ट साइड में, ओके रिप्रेजेंटेशन अलग अलग मिलेगा आपको बुक्स में। जैसा अगर हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, एक एटम है मान लीजिए, तो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं लेफ्ट साइड में, कहीं पर आपको इधर भी मिलेगा। एटॉमिक मास नंबर को लेफ्ट साइड में लिखते हैं हम, ओके ऊपर। यस सर, जैसे यहाँ पर 23 लिखा मैंने। यस सर, ओके ये क्या है बताइए आप, ये है सर कैपिटल A और ये क्या है कैपिटल Z। यस सर, ओके तो ध्यान से देखिएगा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर, ओके जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ सोडियम एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास नंबर है बेटा 23, कितना है 23। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक मास नंबर 24। यस सर, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास नंबर 1। यस सर, ओके तो ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं कई किताबों में आपको, जैसा यहाँ पर X11 एंड 23 ऐसा मिलेगा, या फिर इसको देखिए ऐसा बता देता हूँ 11 ये 23। यस सर, ये 11 और ये 23 ऐसा हमें देखने को मिलेगा। यस सर, ओके लेकिन ज्यादातर हमने यही पढ़े हैं। ओके तो देखिए ध्यान से आप, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन की संख्या। यस सर, ओके इसके बाद देखिए आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स हम किसे कहते हैं, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स। यस सर, ओके चलिए ध्यान से देखिएगा, आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स। यस सर, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिंग। ओके चलिए, हालांकि मैंने बेसिक लेक्चर में चीजें बताई हूँ, थोड़ी बात आगे तो बता देता हूँ। यस चलिए देखिए, आइसोटोप्स, एक है बेटा आइसोबार, यस सर, एक है आइसोटोन्स। देखिए आइसोटोप किसे बोलेंगे हम, क्या ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो। ओके, द एटम ऑफ एलिमेंट्स having, okay, the atom of element having same atomic number but different atomic mass number called as isotopes। जैसा हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। यस सर, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ये है बेटा ड्यूटेरियम और ये है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको D से, इसको T से, ट्राइटियम को। यस सर, ओके तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स। ओके उसके बाद देखिए नाइट्रोजन, यस सर 14 एंड 15। यस सर, 7। यस सर, कार्बन 6, तो 12, 13, 14 ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8, 16, 17 और ये 18। यस सर, कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट हो, उसे हम आइसोटोप्स कहते हैं। अब आइसोबार किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने लिखे यहाँ पर आर्गन, ओके पोटाशियम और कैल्शियम, ये 18, ये 19, ये 20। यस सर, इसका एटॉमिक मास नंबर 40 और ये 40। यस सर, तो ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर सेम हो,
उसे हम कहते हैं आइसोबार। ओके, ध्यान से देखिएगा, द एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर but different atomic number called as isobar। क्या बोलेंगे इसे हम? आइसोबार। यस सर। ओके, चलिए यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया आइसोबार क्या है? ज्यादा टाइम पास नहीं करवाते हुए एक एक दो एग्जांपल लेके फिनिश कर दे रहे हैं। इसके बाद देखिए आइसोटोन्स। बेटा आइसोटोन उसको बोलेंगे हम क्या? ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो। ध्यान से देखिए, द एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कॉल्ड एज आइसोटोन। ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या सेम हो उसे हम आइसोटोन कहते हैं। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यस सर, ये 6 7 8 इसमें एटॉमिक नंबर अलग अलग हो गए। ओके, इवन एटॉमिक मास नंबर भी अलग अलग हो गए। जैसे यहाँ पर हमने लिखे 14, ये 15, ये 16। ओके, देखिए इसमें क्या होगा? डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड आल्सो डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। जैसे यहाँ अगर मैं बात करूंगा तो इसमें न्यूट्रॉन कितने आ रहे? सर न्यूट्रॉन इसमें 8 आ रहे। कितने? 8। यस सर। 14 - 6 कितना? 8। 15 - 7 कितना? 8। यस सर। कितने आ रहे? 8। यहाँ पर 16 - 8 कितना आ रहा? 8। यस सर। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स। ओके, उसके बाद देखिए आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी, ये ध्यान से देखिएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। ओके, ऐसे एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। ध्यान से देखिएगा, नियॉन F नेगेटिव, O डाई नेगेटिव, N-3, Na पॉजिटिव, Mg डाई पॉजिटिव, Al+3। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10 है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 10 है सर, क्योंकि एटम है ये, आयन नहीं है। ओके, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और 1 इलेक्ट्रॉन लिया इसने। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 इलेक्ट्रॉन लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रखा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 10 इलेक्ट्रॉन बाकी रखा। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 10 इलेक्ट्रॉन इसने रिमेन रखा। यस सर। तो ये है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी। ओके, उसके बाद ध्यान से देखिए, पीएलई में अगर पूछते हैं हमें, इस समय यहाँ लिखा हूँ Ca डाई पॉजिटिव। यस सर। K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। यस सर। उसके बाद देखिए आप Sc+3। यस सर, Sc+3। सुनिए, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं बताइए आप? 20 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन बचे। इसका एटॉमिक नंबर 19 था, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, 18 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। नेक्स्ट Cl 17 था, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके 18 इलेक्ट्रॉन। Sc+3 ओके, 21 से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमेन है। यस सर। ओके, Mn मैंगनीज, ओके, आयरन, ध्यान से देखिएगा, मैंगनीज, आयरन और Cr, मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक बनाने की इसको कोशिश करता हूँ। ओके, ध्यान से देखिए, 3d5। ओके, 3d5 4s2 आता था। ओके, तो यहाँ लिखा बेटा मैंने +7, ये +6, 3d6। चलिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर +5 कर देता हूँ इसको, +5। ओके, ये +6। ध्यान से देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना था? 25। 25 में से 5 चले गए, कितने बच रहे? 20 इलेक्ट्रॉन। यस सर। इसका एटॉमिक नंबर कितना? 26 था, 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 20 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 24। 24 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा हमें। यस सर। तो ये क्या रहेगा? 20 इलेक्ट्रॉन, मींस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी। ओके, उसके बाद देखिए
Sc+1 21 था, यस सर 20 इलेक्ट्रॉन बच गए। Ti+2 ओके 22 में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बच गए 20 इलेक्ट्रॉन, यस सर। तो आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसी, यस सर। चलिए यहां तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसे हम कहते हैं, उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स, ओके ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, चलिए ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यस सर। EMW बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। देखा होगा आपने क्या, सर्दी के सीजन में अगर हम आग के पास, फ्लेम के पास ऐसा जाके बैठे, थोड़ा दूर बैठते हैं, तो उस समय हमें थोड़ी सी गर्मी फील होती है ना। मान लो सर्दी के मौसम में आग के पास अगर आप जाके बैठे तो ऐसा हाथ सेकने की हम कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर हमें थोड़ी गर्मी फील होती है। गर्मी फील होती मतलब वहाँ से हमें क्या मिल रहा सर, वहाँ से हमें मिलता है एनर्जी। क्या मिलता है? एनर्जी, ओके है ना, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में हमें एनर्जी मिलता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। ये होता है बेटा एनर्जी करियर। क्या होता है? एनर्जी कैरियर, करियर नहीं सॉरी, क्या बोलेंगे, दीज आर एनर्जी कैरियर, ओके ध्यान से देखिए। मतलब ये एनर्जी लेकर आते हैं, है ना, एनर्जी पहुंचाते हैं। ध्यान से देखिए, दीज आर एनर्जी कैरियर, ये एनर्जी लाने वाले होते हैं, ओके। जैसा गर्मी के मौसम में डायरेक्ट हम गर्म धीरे धीरे होती है, ओके। और ये हमने पढ़े हैं क्या, एनर्जी जो है वो बंडल के फॉर्म में बाहर आती है, ओके। डायरेक्ट गर्म नहीं, धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, याद रहा आपको प्लैंक्स थ्योरी में, यस सर, ओके। तो बस वैसा ही है क्या, एनर्जी जो है वो फॉर्म ऑफ पैकेट, फॉर्म ऑफ बंडल, ओके, उसके फॉर्म में बाहर आती है, जिसे हम क्वांटा और फोटोन कहते हैं। तो ऐसा ही कुछ है, ध्यान से देखिए कि दीज आर एनर्जी कैरियर, ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि दे आर ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मान लीजिए यहां से ये यहां पर पहुंची, यस सर, ये ओके, तो ये स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी वेव के फॉर्म में, है ना। दे आर ट्रैवल्ड इन स्ट्रेट लाइन। जैसा अब देखिए सूरज की जो रेज आ रही तो डायरेक्ट जो हमारे बॉडी पर आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन में आ रही है, भले बीच का जो उसका सफर रहेगा वो वेव के फॉर्म में रहेगी, यस सर, ये ऐसा, ओके। मान लीजिए सन है और ये हमारा बॉडी, और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही, तो ये जो है तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगी, यस सर, लेकिन कैसा करेगी, स्ट्रेट लाइन में। कैसा? स्ट्रेट लाइन में, ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ये लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। देखिए, दे आर ट्रैवल्ड विथ द स्पीड ऑफ लाइट, दे आर ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। और पता है आपको कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट का जो स्पीड है, यस सर। चलिए दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा पॉइंट, यस सर। उसके बाद देखिए अर्थ और सन, इसके बीच में क्या है, वैक्यूम है ना। तो कहने का मतलब ये है कि सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन जो आता है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, यस सर। ध्यान से देखिए, दे आर आल्सो ट्रैवल्ड इन वैक्यूम, यस सर, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, यस सर, ओके। सो व्हाट इज मीन बाय
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर ये जो रेडिएशन गुजर रही है, पास हो रही है, तो इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। कौन कौन सी फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होने के कारण ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन हमारी बॉडी पर आकर टकराती है तो उस वक्त हमें करंट क्यों नहीं लगता? करंट इसलिए नहीं लगता बेटा, क्या देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये दोनों इतने ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं कि ये एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, है ना, और ये इग्नोर करने के कारण हमें करंट वगैरह फील नहीं होता। ओके, तो ध्यान से देखिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय, ध्यान से देखिए, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, व्हेन द propagate they create, देखिए जब ये रेस फैलती है, ओके, इसका प्रोपेगेशन होता है, they create electric field as well as magnetic field through them, called as electromagnetic wave। ओके, ध्यान से देखिएगा, जब ये रेज फैलती है, इसका प्रोपेगेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर जब होती है, तो उस समय ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड तैयार करती है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी यहाँ पर कौन कौन सी फील्ड तैयार हो रही? इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार हो रहा सर यहाँ पर, और मैग्नेटिक फील्ड भी। ओके, और ये खुद ही तैयार करती है कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस सर, जिसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन। अच्छा, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी तैयार करती है और मैग्नेटिक, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार करती है। यस सर, ओके, थ्रू देम, अपने खुद के जरिए। ओके, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो समझ में आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन हम इसे क्यों कहते हैं? बताइए सर। हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये खुद ओके मैग्नेटिक फील्ड और उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करती है, जिसे हम कहते हैं EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोफील्ड का कोई असर नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि ये दोनों, देखिए, दोनों फील्ड जो है ये ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं इसके साथ साथ। यस सर, जब ये दोनों ह्यूज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो गए तो ये एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं, जिसके कारण ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर इसका कोई असर नहीं होता। ध्यान से देखिए, नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर इसका कोई असर नहीं होता। ओके, तो ध्यान रखिए यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, चलिए, ठीक है, बाय।